नमस्कार। न्यूज़ एट 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ एट 10 की सुर्खियां। हिमाचल में आज शाम थमेगा चुनाव प्रचार। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के अंतिम प्रयासों में जुटे। भाजपा राज्य में हर चुनाव के बाद सत्ता बदलने का सिलसिला समाप्त करने का कर रही है प्रयास, जबकि कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की जोरदार कोशिश में लगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना होगी जारी। बीजेपी आज जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची। राज्य में 1 और 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। 8 दिसंबर को होगी मतगणना। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। साफ पानी से लेकर घर तक का किया वादा। वहीं एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर। राष्ट्रपति पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। साथ ही सिंहद्वार में जाने माने स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगी अर्पित। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में किसी भी दल को बहुमत के आसार नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी प्रतिनिधि सभा की 172 सीटों पर आगे। वहीं रिपब्लिकन को 199 सीटें मिलने के आसार। बहुमत के लिए 218 सीटों की होगी जरूरत। राष्ट्रपति बाइडेन ने लोकतंत्र के लिए बताया सकारात्मक दिन। T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड एडिलेड में होंगे आमने सामने। ये पहला मौका है जब T20 विश्व कप के किसी नॉकआउट मैच में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। विजेता टीम का फाइनल में पाकिस्तान से होगा मुकाबला। तो आइए शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जनसभा और अन्य अभियान बंद हो जाएंगे। सिर्फ घर घर जाकर प्रचार किया जा सकेगा। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अंतिम प्रयासों में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्य में हर चुनाव के बाद सत्ता बदलने का सिलसिला समाप्त करने का प्रयास कर रही है, जबकि कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की जोरदार कोशिश में लगी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रचारक अपने पक्ष में वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन के तहत जनसंपर्क कर रही है। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। और वहीं हिमाचल प्रदेश में प्रचार के आखिरी पड़ाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह सुलह और पांटवा साहिब विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फतेहपुर, घुमारवीं और झंडूटा विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आज शिमला में रहेंगी। वहीं प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस सभी विधानसभा क्षेत्रों में विजय आशीर्वाद कार्यक्रम करेगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी भी अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। हिमाचल प्रदेश में आज शाम विधानसभा चुनाव प्रचार थम जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। राज्य में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। दूसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन की आखिरी तिथि 17 नवंबर और नाम वापसी की आखिरी तिथि 21 नवंबर है। पहले चरण में 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज अपनी पहली सूची जारी करेगी। इससे पहले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत दिग्गज नेता शामिल हुए। गौरतलब है कि गुजरात में 2 चरण में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा।
इससे पहले गुजरात में राज्य चुनाव समिति की 3 दिन तक बैठक में सभी 182 विधानसभा सीटों पर हुई नामों की चर्चा। उधर गुजरात बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। इनमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी, पूर्व डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल, वरिष्ठ नेता भूपेंद्र चुड़ासमा शामिल हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे हम बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, ये बताइए कि आज कब तक ये लिस्ट आ सकती है बीजेपी की? देखिए, हम इस वक्त बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में खड़े हुए हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, थोड़ी देर में 10 बजे वो टाइम है, समय दिया गया है जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह संभवतः यहाँ पर आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी की जो गुजरात की जो पहली सूची है उसे जारी करेंगे। उम्मीद यह है कि कम से कम 150 से ज़्यादा नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, यानी सिर्फ 30-32 नाम ही बचे रह सकते हैं, क्योंकि पार्टी को लगता है कि बहुत समय नहीं है। लिहाजा पहले और दूसरे चरण की भी सीटें आज पहली सूची में गुजरात की पार्टी जारी करेगी। बीजेपी ने संकेत स्पष्ट तौर पर जो दिए हैं उसमें यह कहा गया है कि बड़ी संख्या में युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। जो दूसरे दल से कई कद्दावर नेता आए हैं बीजेपी में, उन्हें भी मौका मिलेगा। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि 2 दर्जन से ज़्यादा निवर्तमान विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। और हम जानते हैं कि 8 नेताओं ने तो चिट्ठी लिखकर ही, जिसमें वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं, चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से, और जिसमें विजय रूपाणी, नितिन पटेल समेत तमाम महत्वपूर्ण नेता शामिल हैं। तो ये संकेत स्पष्ट है कि बीजेपी एक नई, एक तरह से कहें जमीनी स्तर पर कई नए चेहरों को मौका देना चाहती है, और नया, एक तरह से कहें कि नए कुछ उम्मीदवारों के साथ मैदान में जाना चाहती है, और ये संकेत स्पष्ट है। तो आज जो पहली सूची आई उसमें ये नज़र होगी कि कितने युवा चेहरों को मौका दिया जाता है, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाता है, क्योंकि संकेत बहुत स्पष्ट है कि पार्टी संगठन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और ऐसे में जिन्होंने संगठन में खूब काम किया है, जनता के बीच काम किया है और अभी तक वो चुनाव नहीं लड़े, ऐसे युवा चेहरे, उसमें बहुत सारे नए नेताओं को बीजेपी मौका देगी, दूसरे दलों से आए नेताओं को भी, और साथ ही साथ पार्टी के जो लंबे समय से काम कर रहे युवा चेहरे हैं। तो निश्चित तौर पर देखना होगा, क्योंकि कई चर्चित नाम हैं जो दूसरे दलों से आए, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो चर्चित चेहरों में भारतीय जो क्रिकेटर है रविंद्र जडेजा, उनकी पत्नी टिकट मांग रही है, इस तरह से कई अन्य चेहरे हैं। तो ऐसे में इन युवा चेहरों को टिकट दिया जाएगा या नहीं, इस पर सभी की निगाह है। संकेत ये है कि इन सभी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। किस सीट से ये चुनाव लड़ सकते हैं, थोड़ी देर में यह साफ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े बदलाव के तहत ये इस बार टिकट वितरण हुआ है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, गुजरात में हमने 27 सालों से बीजेपी सत्ता में है, इससे पहले भी कई बार देखा है कि बड़े स्तर पर कई निवर्तमान विधायकों को टिकट नहीं दिए गए हैं या फिर उनकी सीट बदली गई है। शैलेंद्र, ये बताइए, कल वहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, आप लगातार फॉलो कर रहे हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया आपको लग रहा है जो आज घोषणा की जाएगी जिन उम्मीदवारों की, उनके चयन के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया बीजेपी की ओर से रखा गया? ये देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए होता है, विनेबिलिटी फैक्टर, यानी चुनाव जीतने की क्षमता। दूसरी बात यह है कि उम्मीदवार का लोकप्रिय होना और उसकी जो अपनी एक छवि है, पार्टी में कितना काम किया है, ये भी देखा जा रहा है। संतुलन बनाने की कोशिश है, क्षेत्रवार सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, खासतौर पर आदिवासी समुदाय से लोग को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले। और बीजेपी में एक ट्रेंड देखने को मिला है पिछले कुछ विधानसभा चुनाव को देखें कि जो सुरक्षित सीटें हैं, जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, उनके इतर भी इस समाज से लोगों को टिकट देने की कोशिश होती है। और हमने इसको देखा है, हिमाचल में देखा है, इससे पहले उत्तराखंड में देखा है, और हो सकता है कि 2-3 सीटें ऐसी हों जो अनारक्षित सीटें हों, वहाँ पर आदिवासी समुदाय या फिर अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को टिकट मिले, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि एक संतुलन बनाने की कोशिश है, संगठन में काम कर रहे हैं युवा चेहरों को मौका दिया जाए जितना संभव हो सकता है, ये संकेत मिले हैं। तो एक तरह से कहें कि जो पुरानी उम्र दराज जो लीडरशिप रही है, उनके एक तरह से कहें संगठन में काम करने का समय आया है बहुत सारे नेताओं का, या फिर दूसरी जिम्मेदारी भविष्य में दी जाएगी। चुनाव लड़ने के लिए फिलहाल उनको ये जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, उनको ये मौका नहीं दिया जा रहा, या फिर उन्होंने खुद अपने से कह दिया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे।
तो उस तरह से आप देखें कि बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। जब पहली सूची आएगी निश्चित तौर पर इससे ये राज्य में कुछ नए नेताओं को मौका दिया जाएगा, सामाजिक संतुलन का ध्यान रखा जाएगा और तीसरी बात विनेबिलिटी फैक्टर जरूर देखा जाएगा कि सबसे लोकप्रिय। शैलेंद्र एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि आज हिमाचल प्रदेश में प्रचार खत्म हो जाएगा आज शाम को और इसके बाद जाहिर सी बात है अब बीजेपी अपनी ताकत गुजरात में लगाएगी। क्या कुछ रणनीति बनाई है बीजेपी ने वहां पर प्रचार के लिए? देखिए बीजेपी की रणनीति बहुत साफ है कि जो पहले चरण का नामांकन है उसकी तारीख खत्म होने के बाद हम उस चुनाव प्रचार में तेजी देखेंगे। क्योंकि नामांकन वापसी की तारीख जब खत्म होगी और उसके बाद जब स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि 20 के बाद हम ये देखेंगे कि बहुत तेज चुनाव प्रचार बड़े स्तर पर गुजरात में देखने को मिलेगा। जबकि हम जानते हैं कि तैयारियों के लिहाज से देखें या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरों के लिहाज से देखें तो चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी के संगठन की जो सक्रियता है वो लगातार बनी रहती है और चुनाव के लिहाज से बैठकों का दौर भी जारी रहता है। लेकिन जो बड़ी बैठकें या बड़ी रैलियां या कह सकते हैं धुआंधार चुनाव प्रचार स्टार प्रचारकों के साथ वो हम देखेंगे कि 20 तारीख के आसपास शुरू होगा गुजरात में बीजेपी की तरफ से। ठीक है शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हम आपसे जो एमसीडी के इलेक्शन चल रहे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने आगामी एमसीडी चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इस घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया है। भाजपा ने अपने वचन पत्र में कहा है कि दिल्ली के लोगों को साफ पानी देना पार्टी की प्राथमिकता है। भाजपा ने कहा है कि हर घर को नल से पानी देंगे। साथ ही पार्टी ने अपने वचन पत्र में हर झुग्गी झोपड़ी वालों को घर देने का वादा किया है। वहीं पार्टी चुनाव समिति की आज बैठक होगी तो वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। वहीं नगर निगम के चुनाव की तारीख 4 दिसंबर तय की गई है। एमसीडी चुनाव 2022 का नतीजा 7 दिसंबर को आएगा। तीनों नगर निगमों के एक होने के बाद ये पहला चुनाव है। एमसीडी का ये चुनाव 250 सीटों पर होगा। इससे पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कुल 272 वार्ड थे। एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी का राज है। इस चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों पूरी ताकत से मैदान में कूदने के लिए तैयार है। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, गुजरात में बीजेपी वहां पर प्रचार करेगी और साथ ही साथ एमसीडी का इलेक्शन, वो भी काफ़ी बड़ा इलेक्शन इस बार है क्योंकि बीजेपी काफ़ी सालों से एमसीडी में काबिज है। तो क्या कुछ तैयारी उसको लेकर के चल रही है? देखिए 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो यह है कि बीजेपी किसी भी चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ती है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकल बॉडी के चुनाव हो, क्योंकि लंबे समय से एमसीडी में सत्ता में है और फिर से तीनों एक तरह से विलय के बाद ये जो चुनाव है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी पहले से सत्ता में है और ऐसे में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। बदलाव ये है कि हमने देखा था कि बहुत बड़ी संख्या में या कहें कि सभी के सभी उम्मीदवारों को बदला गया था। इससे पहले अगर आप देखें सभासद के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन इस बार कुछ ऐसा उस तरह का नहीं होने जा रहा जो संकेत मिल रहे हैं, यानी कि कुछ निवर्तमान जो सदस्य हैं उन्हें मौका मिलेगा चूँकि जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो लोकप्रिय है, ये संकेत है। दूसरी बात यह है कि बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है बीजेपी कि दरअसल वो जो वादे करती है उसे पूरा करती है। हम जानते हैं कि हाल ही में देखें कि झुग्गी के बदले जो फ्लैट देने का काम है उसकी चाबी सौंपी गई एक बड़े कार्यक्रम में और अरविंद केजरीवाल सरकार पे आरोप ये है कि वो जो वादे करते हैं वो पूरा नहीं करते, चाहे वो पॉल्यूशन घटाने का हो, यमुना साफ करने का हो, और वो दोषारोपण करते हैं, वादे करके भूल जाते हैं। तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर एमसीडी चुनाव बीजेपी लड़ने जा रही है और यही वजह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को फोकस किया गया है। तो हमें कह सकते हैं कि बीजेपी एक रणनीति के साथ, जिसमें ये रणनीति है कि जनता को बताने की कोशिश है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो वादे करती है वो पूरा करती है, गरीबों के कल्याण के लिए काम करती है, तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर काम आगे बढ़ा है, साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर काम हो रहा है। जबकि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है दिल्ली में, वो दरअसल सिर्फ वादे करती है और एक तरह से उन वादों को पूरा नहीं करती।
ये एक बड़ा मुद्दा बनाकर रणनीति है बीजेपी की एमसीडी चुनाव में जाने की। शैलेंद्र, ये भी बताइएगा कि क्या जो एमसीडी का चुनाव है वो दिल्ली बीजेपी ही उसको मॉनिटर कर रही है या केंद्रीय कार्यालय में भी उसको लेकर के रणनीति बनती है? देखिए, एक टीम बनाई गई है जिसमें दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, आशीष सूद और कई प्रवक्ताओं को लगाया गया और निश्चित तौर पर केंद्रीय नेताओं की एक नज़र रहती है, लेकिन एक पूरी बड़ी टीम बनाकर उसमें जिम्मेदारी दी गई है। मीडिया विभाग बनाया गया है, साथ ही साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में एक टीम बनाई गई। तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो दिल्ली से जुड़े नेता हैं, दिल्ली भाजपा से जुड़े नेता उनको जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन निश्चित तौर पर जब कोई भी चुनाव होता है तो केंद्रीय नेतृत्व की नज़र होती है, वहाँ से भी दिशा निर्देश जाता है, वहाँ से भी नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। शैलेंद्र, ये बताइए कि दिल्ली के अंदर में अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो जहां झुग्गी वहीं मकान, इसके अलावा जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज थी उनको रेगुलर करने की बात हो, कई सारे ऐसे कदम हैं जो केंद्र की सरकार ने उठाए हैं। तो इसका फ़ायदा कैसे बीजेपी दिल्ली एमसीडी चुनाव में लेगी? देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी जब चुनाव आता है तो राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती होती है कि वो जनता को अपनी सरकार के कामों के बारे में बेहतर से बेहतर तरीके से बता पाए, और उसमें संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हमने देखा है कि घर घर जाकर लोगों से बातचीत कर लोगों को उन योजनाओं के बारे में बताकर ये कोशिश होती है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की तमाम फायदा दिल्ली की जनता को मिला है, दिल्ली के झुग्गी वासियों को मिला है, जो अनऑथराइज कॉलोनी जिन्हें नियमित किया गया है उनके लोगों को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर वो एक बताने की कोशिश है कि देखिए एमसीडी में बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पिछले 8 सालों में जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी वो उन वादों को पूरा नहीं कर रही है, ये भी बताने की कोशिश है। चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो, यमुना साफ करने को लेकर हो, या फिर जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक में सुविधाएं नहीं थी उसकी बात है। तो निश्चित तौर पर रणनीति यही है कि अपने कार्यों को बताया जाए कि कैसे उसे फायदा हुआ, कैसे बीजेपी ने वादा पूरा किया और कैसे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं, ये आरोप जो बीजेपी लगाती है, और कैसे उनकी सरकार काम नहीं कर रही है जनता के लिए। तो इन बातों के साथ एमसीडी चुनाव में बीजेपी जा रही है और कोशिश ये है कि जनता को बताया जाए और फिर एमसीडी में सत्ता में वापसी की जाए। शैलेंद्र, ये बताइए कि अगर हम, क्योंकि दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली एमसीडी की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी चुनाव लड़ रही है, गुजरात में भी चुनाव लड़ रही है, और उनका अगर हम दिल्ली को उनका गढ़ माने तो वहाँ पर भी एमसीडी का इलेक्शन है। वो किस तरह से इसको मैनेज करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की एक अपनी रणनीति होती है, सोशल मीडिया का उपयोग करने की, वॉलेंटियर्स का उपयोग करने की, और एक तरह से चुनाव प्रचार में ये दिखाने की कि वो बहुत ज़ोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं। भले ही उसके नतीजे उस तरह से उनके आशानुरूप नहीं आते, लेकिन चुनाव के वक्त ऐसा लगता है कि वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जो हाल ही में उपचुनाव हुआ हरियाणा में, जो जहाँ से अरविंद केजरीवाल आते हैं, किस तरह से जमानत जब्त हुई आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की, लेकिन चुनाव प्रचार के वक्त अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुँचे और एक ऐसा माहौल बनाने की आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश हुई। तो वो उनकी एक रणनीति होती है। लेकिन इस बार बीजेपी दरअसल जोर शोर से ये कह रही है कि दिल्ली की जनता के पैसों को भ्रष्टाचार करके उसका इस्तेमाल दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में, चुनाव में किया जा रहा है। पंजाब में किया गया, गुजरात में किया जा रहा है, हरियाणा में जिस तरह से उपचुनाव में कोशिश हुई। तो दरअसल अरविंद केजरीवाल का ज़्यादा ध्यान पार्टी के विस्तार पर है दूसरे राज्यों में, बजाय दिल्ली की जनता की समस्याओं को हल करने में। तो इस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को देने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और हम ये भी जानते हैं कि हाल ही में देखें घोटाले पर घोटाले के आरोप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं। सत्येंद्र जैन को जिस तरह से जेल में एक तरह उनकी जो बातचीत हुई, और जो ठग है सुकेश चंद्रशेखर, उसने चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी, उसका पर बीजेपी निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी पर। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां बड़ी हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार के तमाम मामले, और अब सुकेश की चिट्ठी लगातार कई चिट्ठी सामने आई है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़ा है, और हमें कह सकते हैं कि उनको अपनी रणनीति में कई बार बदलाव भी करना पड़ा। शैलेंद्र, ये बताइए कि दिल्ली के जो मामले हैं, चाहे पिछले कुछ दिनों में जो भी मामले आए हैं, चाहे वो शराब का मसला हो, उसके अलावा
कुछ भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, सत्येंद्र जैन का मामला है, डेप्यूटी सीएम को लेकर के मामले आए हैं और अभी सुकेश चंद्रशेखर को लेकर के जो मामले सामने आए हैं, तो बीजेपी के लिए कितनी आसानी हो रही है गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में या दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए? देखिए चंद्रशेखर, एक राज्य दर राज्य बात करते हैं। हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले कोशिश की थी कि वो एक विकल्प के तौर पर सामने खड़ी हो, लेकिन चुनाव के ऐलान से पहले जिस तरह से आम आदमी पार्टी की पूरी यूनिट को उसे भंग करना पड़ा, तमाम कद्दावर नेता प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी में शामिल हो गए, तो ऐसे में उसके बाद फिर से खड़ा होने में आम आदमी पार्टी को थोड़ी सी दिक्कत आई। और जो 6 महीने पहले दिख रहा था कि हिमाचल में एक बड़े विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी खड़ी होगी, चुनाव नज़दीक आते वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। जो मुख्य मुकाबला वो दरअसल बीजेपी और कांग्रेस में ही नज़र आ रहा है, हालांकि कुछ सीटों पर या कुछ जगहों पर आम आदमी पार्टी तिकोड़ बनाती नज़र आ रही। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हिमाचल में उसकी कोशिशें उस तरह से रंग लाती नहीं दिखाई दे रही। हालांकि जब नतीजे आएंगे तब अंतिम तौर पर पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी कितनी छाप या कितनी मौजूदगी हिमाचल के चुनाव में दर्ज करा पाई है। हम अगर बात करें गुजरात की, हम जानते हैं कि गुजरात में 2 चरणों में चुनाव है। आम आदमी पार्टी को एक तरह से देखें, उनका रणनीति, उनकी फोकस बहुत है खासतौर पर शहरी इलाकों में, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि इस तरह से चर्चा और शोर करके आम आदमी पार्टी दरअसल ये बताने की कोशिश करती है कि वो चुनावी रण में मजबूती से लड़ रही है। लेकिन जब नतीजे आते हैं, उत्तर प्रदेश में भी ये देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी के तकरीबन सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, जबकि चुनाव के पहले वो कितना शोर कर रहे थे। हरियाणा के उपचुनाव, जहाँ से अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य है, वहाँ उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई। तो शोर और हल्ला ज़्यादा करते हैं, गुजरात में भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिलने वाली है, ये बीजेपी का दावा है। तीसरी बात यह है कि एमसीडी चुनाव को लेकर दरअसल आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो दिल्ली की प्रदेश में सत्ता में है, तो अगर एमसीडी में किसी तरह से सत्ता हासिल कर ली जाए तो यहाँ पर जो ज़मीनी पकड़ है एक तरह से दिल्ली उसकी गढ़ बन सकती है। चूँकि हमने देखा है कि लंबे समय से दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी काबिज है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि हाल में पिछले कई महीनों में आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के एक के बाद एक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ठीक है शैलेंद्र, अब हम जरा दर्शकों को दिखाएंगे कि अभी कुछ देर पहले जब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आदेश गुप्ता ने, तो क्या कुछ उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री जी ने ये करके दिखा दिया है कि जिस काम का वो आधारशिला रखते हैं उस काम का वो उद्घाटन भी करते हैं, चाहे वो टनल हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रो हो, विकास के काम हो, गरीबों के लिए योजनाएं हो, वो सारे काम उन्होंने किए हैं। और एक तरफ वो सरकार है जो हर बार कहते हैं कि अब की बार हम आएंगे 2024 में और हम यमुना को साफ कर देंगे, हर दिल्ली वासी उसमें डुबकी लगा देगा। वही बात वो 2013 में कह रहे थे, वही 2014 में कहा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा। गारंटी पे गारंटी दिए जाते हैं, लेकिन गारंटी सिर्फ अगली गारंटी देते हैं, और जब उसको पूरा करने के लिए पूछेंगे तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को बोलना चाहता हूं कि आप जरा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को देख लीजिएगा और पूरा करने के स्पीड को भी देख लीजिएगा। आपके समक्ष मैं ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी, आप 2015 में 2020 में जो गारंटियां दिल्ली को बांटे हैं उसका जवाब लेके भी बैठे, क्योंकि उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति के रूप में यह उनके राज्य का पहला दौरा होगा। राष्ट्रपति ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। जिला और मंदिर प्रबंधन ने उनकी इस यात्रा के मद्देनज़र व्यापक इंतजाम किए हैं। 100 से अधिक पुलिस अधिकारियों के तहत पुलिस की 25 प्लाटून सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगी। राष्ट्रपति सिंह द्वार में जाने माने स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। वहीं शाम को राष्ट्रपति उनके सम्मान में राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। इसे लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। टर्मिनल 2 के उद्घाटन से हवाई अड्डे के चेक इन काउंटर और इसकी आव्रजन क्षमता दोगुनी हो जाएगी और इस हवाई अड्डे से प्रतिवर्ष 5 से 6 करोड़ लोग यात्रा कर सकेंगे। पहले एक क्षमता 2.5 करोड़ थी। इस टर्मिनल में 10,000 वर्ग मीटर में फैली हरित दीवारें, हैंगिंग गार्डन और आउटडोर गार्डन बनाए गए हैं। इन्हें स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। इस बारे में डीडी न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, प्रधानमंत्री विकास पुरुष के तौर पर देश का नेतृत्व कर रहे हैं और उनका बेंगलुरु का दौरा राज्य में डबल इंजन सरकार को बल देगा। प्रधानमंत्री जो बेंगलोर पहुंच रहे हैं, कई विकासशील योजनाओं का आगाज होगा। मेरे साथ हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दूरदर्शन को वक्त देने के लिए। केम्पेगौड़ा की मूर्ति, नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो ये मूर्ति जो है समृद्धि की मूर्ति का नाम दिया गया है, प्रॉस्पेरिटी की। तो कर्नाटक के लिए, बेंगलोर के लिए इसका महत्व क्या है? प्रधानमंत्री जी एक विकास पुरुष है। वो बेंगलुरु में 3 कार्यक्रम के लिए बेसिकली आ रहे हैं। बहुत दिन से एक हमारी मांग थी कि स्पीड ट्रेन हो जाए, बेंगलोर मैसूर और बेंगलोर चेन्नई। वो दोनों का सपना साकार किया है प्रधानमंत्री जी ने। वंदे भारत जो रेलवे का योजना है उसके तहत चेन्नई बेंगलोर, बेंगलोर मैसूर इसका उद्घाटन करेंगे। चेन्नई को 2.5 घंटे में हम पहुंचेंगे, 1.5 आवर्स में मैसूर भी पहुंचेंगे। ये तो बहुत बड़ा प्रगति की एक हमारी जो मांग थी, ज़रूरत थी, उसको पूरा कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका टर्मिनल 2 का उद्घाटन कर रहा है। तीसरा, जो आपने केम्पेगौड़ा जी की, नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा जी के बारे में बताया है, उसकी जो मूर्ति है 108 फीट की, बहुत बड़ा मूर्ति है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एक विकास पुरुष जो इतना बड़ा काम करके रहे हैं, उसका प्रेरणा लेते हुए आज की विकास पुरुष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो उद्घाटन उनके हाथ से ही करना योग्य हमने समझा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासकर कर्नाटक को ज़्यादा तवज्जो देते रहे, विकास के कार्यक्रम, योजनाओं का लॉन्च करने के लिए भी यहाँ पर पहुँचे थे। स्टेट के लिए कितनी मोटिवेशन है ये बात कि प्रोजेक्ट्स तेज़ी से आगे बढ़ते हैं? प्रधानमंत्री जब भी कर्नाटक को आते हैं तो हम सबको इंस्पायर करते हैं और उनका एजेंडा है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, लोगों को सुविधा हो जाए, बिजनेस को बढ़ावा मिले, इकोनॉमी ग्रो होए, इकोनॉमी से एम्प्लॉयमेंट मिले, यही उनका जो सबसे बड़ा है। वो उन्होंने इसलिए कह रहा है कि सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, और जो आत्मनिर्भर भारत है और मेक इन इंडिया है, ये सब इसका यही मतलब है। ये थे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। बता रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम विकासशील योजनाओं को जो है कर्नाटक में शुरू किया गया है। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज़, बेंगलोर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आज कोयम्बटूर सिलेंडर विस्फोट के जांच के सिलसिले में तमिलनाडु के 45 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। एनआईए के अधिकारियों ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर आज तड़के कोत्तामेदु, पोनविझानगर, रथिनापुरी और उक्कदम जैसे इलाकों में घटना से संबंधित संदिग्धों के आवासीय परिसरों पर छापेमारी शुरू की।
गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को कोयम्बटूर के एक मंदिर के ठीक सामने एक कार में धमाका हुआ था। इस हादसे में आरोपी जमीशा मुबीन की मौत हो गई थी। बाद में मुबीन के घर से आतंक फैलाने और जिहाद से जुड़ी सामग्री बरामद की गई थी। वहीं राज्य सरकार के आग्रह पर इस मामले की जांच NIA को सौंपी गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर हथियारों की खेप लेने के लिए कश्मीर से जम्मू आए थे। पुलिस ने हथियारों और गोला बारूद की बड़ी खेप भी बरामद की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गुरुवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर से 253 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में आज सुबह लगभग 2:29 पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। हालांकि इस भूकंप से किसी तरह के जानमाल की नुकसान की खबर नहीं है। दिल्ली NCR वालों को वायु प्रदूषण से काफ़ी राहत मिली है। दिल्ली में रात में अनुकूल गति से हवा चलने और आसपास के राज्यों में छिटपुट बारिश होने के बाद वायु गुणवत्ता सुधरकर बहुत खराब से खराब श्रेणी में पहुंच गई। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के अनुसार दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 270 दर्ज किया गया, जिस कारण लोग काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। हवा की गुणवत्ता में सुधार के साथ विजिबिलिटी में भी सुधार आया है। मुरादाबाद में वायु गुणवत्ता की स्थिति अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के कारण सुबह और शाम के समय लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साथ ही गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी शिकायत हर उम्र में देखने को मिल रही है। वहीं कई इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। विजिबिलिटी भी कम हुई। विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली और NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में दिल्ली NCR में प्रदूषण घटाने के तरीकों पर निर्देश देने की मांग की गई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR की हवा प्रदूषण के कारण जहरीली हो गई है। दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 600 के आसपास रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जैकलीन अपने वकील के साथ पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के ठगी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें पिछले महीने अंतरिम बेल दी थी। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। बुधवार को कुल्लू में रोहतांग और लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी हुई, जिससे घाटी में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। राजधानी शिमला में भी कल सुबह से ही मौसम खराब बना रहा। रोहतांग में करीब आधा फीट बर्फबारी हुई, जिसके चलते पर्यटकों की आवाजाही बंद कर दी गई है। बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज प्रदेश में बारिश बर्फबारी के आसार जताए हैं। और आइए आपको सीधे बीजेपी मुख्यालय लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आज हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भारत सरकार में मंत्री भूपेंद्र यादव जी हम लोगों के मध्य हैं। भारत सरकार में मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री तरुण चुग जी हम लोगों के मध्य हैं। गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी हम लोगों के मध्य हैं। मित्रों, कल शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी अध्यक्षता की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने की गरिमामयी उपस्थिति उस बैठक में रही। माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी भी बैठक में मौजूद थे। चुनाव समिति के अन्य सभी सदस्य भी बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय चुनाव समिति में जो उम्मीदवारों के बारे में जो चर्चा हुई, उस सब चीज़ों से और अन्य विषयों पे अवगत करने के लिए मैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से आग्रह करूंगा। धन्यवाद अनिल जी।
आज के इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित गुजरात के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य CR पाटिल जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री सम्मान्य मनसुख भाई मांडविया, पार्टी के महामंत्री श्री तरुण चुग जी, हमारे मीडिया के इंचार्ज राज्यसभा सदस्य श्री अनिल बलूनी जी और संजय मयूख जी, मीडिया के मित्रों। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में कल दिनांक 9 नवंबर 2022 को संपन्न हुई। बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। केंद्रीय समिति ने आगामी गुजरात विधानसभा 2022 में जिन नामों को अपनी स्वीकृति प्रदान की, मैं सूची आपके सामने पढ़ देता हूं और उसके बाद फिर विस्तार से इसके संबंध में और जानकारी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहले सूची पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको पूरा बता देता हूं। विधानसभा नंबर 41 घाटलोडिया, श्री भूपेंद्र भाई पटेल माननीय मुख्यमंत्री जी। विधानसभा नंबर 1 अबडासा, श्री प्रद्युमन सिंह महीपत सिंह जाडेजा। विधानसभा क्रमांक 2 मांडवी, श्री अनुरुद्ध भाईलाल दवे। विधानसभा क्रमांक 3 भुज, श्री केशवलाल शिवदास भाई पटेल केशु भाई। विधानसभा क्रमांक 4 अंजार, श्री त्रिकम भाई बीजल भाई छांगा। विधानसभा नंबर 5 गांधीधाम अनुसूचित जनजाति, श्रीमती मालती बहन किशोर भाई माहेश्वरी। विधानसभा नंबर 6 रापर, श्री वीरेंद्र सिंह बहादुर सिंह जाडेजा। विधानसभा नंबर 60 दसाड़ा अनुसूचित जाति, श्री पुरुषोत्तम भाई खेंगार भाई परमार। विधानसभा नंबर 61 लीमड़ी, श्री किरीट सिंह जीतूभा राणा। विधानसभा नंबर 62 वढवाण, श्रीमती जिग्नाबेन संजय भाई पांड्या। विधानसभा नंबर 63 चोटीला, श्री श्यामजी भाई भीमजी भाई चौहान। विधानसभा नंबर 64 धांगध्रा, श्री प्रकाश भाई पुरुषोत्तम भाई वरमोरा। विधानसभा नंबर 65 मोरबी, श्री कांतिलाल शिवलाल अमरतिया। विधानसभा नंबर 66 टंकारा, श्री दुर्लभजी भाई हरकजी भाई देथरिया। विधानसभा नंबर 67 वांकानेर, श्री जितेंद्र भाई कांतिलाल सोमानी, जिनको हम जीतू भाई सोमानी भी कहते हैं। विधानसभा नंबर 68 राजकोट ईस्ट राजकोट पूर्व, श्री उदय कुमार प्रताप भाई कांगड़। विधानसभा नंबर 69 राजकोट पश्चिम, डॉक्टर श्रीमती दर्शिता पारस शाह डॉक्टर हैं। विधानसभा नंबर 70 राजकोट दक्षिण, श्री रमेश भाई विरजी भाई टिलारा। विधानसभा नंबर 71 राजकोट ग्रामीण, ये रिजर्व सीट है अनुसूचित जनजाति, श्रीमती बानूबेन मनोहर भाई बावरिया। विधानसभा नंबर 72 जसदण, श्री कुंवरजी भाई मोहन भाई बावलिया। विधानसभा नंबर 73 गोंडल, श्रीमती गीताबा जयराज सिंह जाडेजा। विधानसभा नंबर 74 जेतपुर, श्री जयेश भाई विट्ठल भाई रादड़िया। विधानसभा नंबर 76 कालावाड़, रिजर्व सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए, श्री मेघजी भाई अमरा भाई चावड़ा। विधानसभा नंबर 77 जामनगर ग्रामीण, श्री राघवजी भाई हंसराज भाई पटेल। विधानसभा नंबर 78 जामनगर उत्तर, श्रीमती रीवाबा
रविंद्र सिंह जाडेजा, रिवाबा रविंद्र सिंह जाडेजा। विधानसभा नंबर 79 जामनगर दक्षिण श्री दिव्येश रणछोड़ भाई अकबरी। विधानसभा नंबर 80 जामजोधपुर श्री चिमनबाई धर्मशी भाई सापरिया। विधानसभा नंबर 82 द्वारिका श्री पब्बूभा वीरम्भा माणेक। विधानसभा नंबर 83 पोरबंदर श्री बाबू भाई भीमा भाई बोखरिया। विधानसभा नंबर 85 माणावदर श्री जवाहर भाई पेथलजी भाई चावड़ा। विधानसभा नंबर 86 जूनागढ़ श्री संजय भाई कृष्णदास कोरडिया। विधानसभा नंबर 87 विसावदर श्री हर्षद भाई माघवजी भाई रिवड़िया। विधानसभा नंबर 88 केशोद श्री देवा भाई पूंजा भाई मालम। विधानसभा नंबर 89 मांगरोल श्री भगवान जी भाई करगठिया। विधानसभा नंबर 90 सोमनाथ श्री मान सिंह मेरामन भाई परमार। विधानसभा नंबर 91 तलाला श्री भगवान भाई धाना भाई बारड़। विधानसभा नंबर 92 कोडिनार शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए, डॉक्टर प्रद्युमन वाजा। विधानसभा नंबर 93 ऊना श्री कालू भाई चाना भाई राठौड़, केसी राठौड़ उनका उपनाम है। विधानसभा नंबर 94 धारी श्री जयसिंह भाई वल्लभ भाई काकड़िया। विधानसभा नंबर 95 अमरेली श्री कौशिक भाई कांति भाई वेकरिया। विधानसभा नंबर 96 लाठी श्री जनक भाई पूना भाई तलाविया। विधानसभा नंबर 97 सावरकुंडला श्री महेश कासवाला। विधानसभा नंबर 98 राजूला श्री हीरा भाई ओवतजी भाई सोलंकी। विधानसभा नंबर 99 महुआ श्री शिवा भाई जयराम भाई गोहिल। विधानसभा नंबर 100 तलाजा श्री गौतम भाई गोपा भाई चौहान। विधानसभा नंबर 101 गरियाधार श्री केशु भाई हिरजी भाई नाकराणी। विधानसभा नंबर 102 पालीताना श्री बीका भाई रवजी भाई बारैया। विधानसभा नंबर 103 भावनगर ग्रामीण श्री पुरुषोत्तम भाई ओवतजी भाई सोलंकी। विधानसभा नंबर 105 भावनगर पश्चिम श्री जितेंद्र सब्जी भाई वाघाणी। विधानसभा नंबर 106 गढ़ड़ा रिजर्व सीट फॉर अनुसूचित जाति श्री शंभू प्रसाद जी बलदेवदास टुंडिया। विधानसभा नंबर 107 बोटाद श्री घनश्याम भाई प्रागजी भाई वीराणी। विधानसभा नंबर 148 नांदोद, ये अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख वसावा। विधानसभा नंबर 150 जम्बूसर श्री देव किशोर दास जी साधु, उनको क्षेत्र में डी के स्वामी के नाम से सब परिचित हैं, 150 जम्बूसर में। 151 वागरा श्री अरुण सिंह अजीत सिंह राणा। 152 झगड़िया, ये अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, श्री रितेश भाई रमन भाई वसावा। विधानसभा नंबर 153 भरूच श्री रमेश भाई नारायण दास मिस्त्री। विधानसभा नंबर 154 अंकलेश्वर श्री ईश्वर सिंह ठाकुर भाई पटेल। विधानसभा नंबर 155 ओलपाड़ श्री मुकेश भाई जीना भाई पटेल। विधानसभा नंबर 156 मांगरोल, ये भी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, श्री गणपत भाई वेस्ता भाई वसावा। विधानसभा नंबर 157 मांडवी
ये भी शेड्यूल ट्राइब सीट है। श्री कुंवरजी भाई नरसी भाई हलपति, विधानसभा नंबर 158 कामरेज, श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया, विधानसभा नंबर 159 सूरत पूर्व ईस्ट, श्री अरविंद भाई राणा, विधानसभा नंबर 160 सूरत उत्तर, श्री कांतिबाई हिम्मत भाई बल्लर, विधानसभा नंबर 161 वारछा रोड, श्री किशोर भाई कानाणी, सब कुमार भाई के नाम से भी परिचित हैं, विधानसभा नंबर 162 कारंज, श्री प्रवीण भाई मनजी भाई घोगारी, विधानसभा नंबर 163 लिंबायत, श्रीमती संगीताबेन पाटिल, विधानसभा नंबर 164 उधना, श्री मनुभाई मोहन भाई पटेल, विधानसभा नंबर 165 मजूरा, श्री हर्ष रमेश भाई सांघवी, विधानसभा नंबर 166 कातरगाम, श्री विनोद भाई अमरीश भाई मोरडिया, विधानसभा नंबर 167 सूरत पश्चिम, श्री पूर्णेश कुमार ईश्वरलाल मोदी, विधानसभा नंबर 169 बारडोली रिजर्व सीट है फॉर शेड्यूल कास्ट, श्री ईश्वर भाई रमन भाई परमार, विधानसभा नंबर 170 अगेन महुआ, ये अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब सीट है, श्री मोहन भाई धनजी भाई डोडिया, विधानसभा नंबर 171 व्यारा, ये भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, श्री मोहन भाई घेड़ा भाई कोंकणी, विधानसभा नंबर 172 निज्जर, ये भी शेड्यूल ट्राइब सीट है, डॉक्टर जयराम भाई चेमा भाई गामित, विधानसभा नंबर 173 डांग शेड्यूल ट्राइब सीट, श्री विजय भाई रमेश भाई पटेल, विधानसभा नंबर 174 जलालपुर, श्री रमेश भाई छोटू भाई पटेल, विधानसभा नंबर 175 नवसारी, श्री राकेश गुणवंत राय देसाई, विधानसभा नंबर 176 गणदेवी शेड्यूल ट्राइब सीट, श्री नरेश भाई मगन भाई पटेल, विधानसभा नंबर 177 वांसदा शेड्यूल ट्राइब सीट, श्री पीयूष कुमार कांतिलाल पटेल, विधानसभा नंबर 178 धर्मपुर शेड्यूल ट्राइब सीट, श्री अरविंद भाई छोटू भाई पटेल, विधानसभा नंबर 179 वलसाड़, श्री भरत भाई किकू भाई पटेल, विधानसभा नंबर 180 पारडी, श्री कन्नू भाई मोहनलाल देसाई, विधानसभा नंबर 181 कपराड़ा, ये शेड्यूल ट्राइब सीट है, श्री जीतू भाई हरजी भाई चौधरी, विधानसभा नंबर 182 उमरगाम, ये भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व सीट है, श्री रमनलाल नानू भाई पाटकर। ये मैंने अभी आपको फर्स्ट फेज के 84 नेम पढ़े हैं। सेकंड फेज में जो नाम तय हुए हैं उसको भी मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। सेकंड फेज में शुरू करते हैं। विधानसभा नंबर 7 वाव सीट का नाम श्री स्वरूप जी ठाकुर, विधानसभा नंबर 8 थराद श्री शंकर भाई चौधरी, विधानसभा नंबर 9 धानेरा श्री भगवान जी भाई चौधरी, विधानसभा नंबर 10 दाता, ये शेड्यूल ट्राइब रिजर्व सीट है, श्री लघु भाई चांदा भाई पारगी, विधानसभा नंबर 11 वडगाम, ये भी शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है, श्री मणि भाई जेठा भाई वाघेला, विधानसभा नंबर 12 पालनपुर श्री अनिकेत भाई गिरीश भाई ठाकर, विधानसभा नंबर 13 डीसा श्री प्रवीण गोवर्धन जी माली, विधानसभा नंबर 14 दियोधर श्री केशव जी शिवाजी चौहान ठाकुर समाज से हैं, विधानसभा नंबर 15 कांकरेज श्री कीर्ति सिंह प्रभात सिंह वाघेला, विधानसभा नंबर 17 चाणस्मा श्री दिलीप कुमार वीराजी ठाकुर, विधानसभा नंबर 19 सिद्धपुर श्री बलवंत सिंह चंदन सिंह राजपूत, विधानसभा नंबर 21 ऊंझा श्री किरीट भाई केशवलाल पटेल के पटेल, विधानसभा नंबर 22 विसनगर श्री ऋषिकेश भाई गणेश भाई पटेल, विधानसभा नंबर 23
वेचराजी, श्री सुखाजी सोमाजी ठाकुर, विधानसभा नंबर 24 कड़ी शेड्यूल कास्ट श्री करशन भाई पूंजा भाई सोलंकी, विधानसभा नंबर 25 महसाणा श्री मुकेश द्वारका प्रसाद पटेल, विधानसभा नंबर 26 बीजापुर श्री रमन भाई दूला भाई पटेल, विधानसभा नंबर 28 ईडर, ये रिजर्व सीट है, श्री रमनलाल ईश्वरलाल वोरा, विधानसभा नंबर 29 खेड़ब्रह्म शेड्यूल ट्राइब रिजर्व श्री अश्वनी भाई कोटावाल, विधानसभा नंबर 30 बिलोड़ा, ये भी शेड्यूल ट्राइब सीट, श्री पूनमचंद चना भाई बरंडा पीसी बरंडा, विधानसभा नंबर 31 मोडासा श्री भीकू भाई चतुर सिंह परमार, विधानसभा नंबर 32 बायड़ श्रीमती भीकीबेन गिरवंत सिंह परमार, विधानसभा नंबर 33 प्रांति श्री गजेंद्र सिंह उदय सिंह परमार, विधानसभा नंबर 34 दहेगाम श्री बलराज सिंह कल्याण सिंह चौहान, विधानसभा नंबर 39 वीरमगाम श्री हार्दिक भरत भाई पटेल, विधानसभा नंबर 42 वेजलपुर श्री अमित भाई धीरजलाल ठाकर, विधानसभा नंबर 44 एलिस ब्रिज श्री अमित भाई पोपट भाई शाह, ये 44 एलिस ब्रिज में, विधानसभा नंबर 45 नारायणपुरा श्री जितेंद्र भाई रमन भाई पटेल, भगत नाम से उनका उपनाम, विधानसभा नंबर 46 निकोल श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, विधानसभा नंबर 47 नरोड़ा डॉक्टर पायल बहन मनोज कुमार कुकराणी, विधानसभा नंबर 48 ठक्कर बापा नगर श्रीमती कंचन बहन वीनू भाई रादड़िया, विधानसभा नंबर 49 बापू नगर श्री दिनेश सिंह राजेंद्र सिंह कुशवाहा, विधानसभा नंबर 50 अमराईवाड़ी डॉक्टर हसमुख भाई पटेल, विधानसभा नंबर 51 दरियापुर श्री कौशिक भाई जैन, विधानसभा नंबर 52 जमालपुर खाड़िया श्री भूषण भाई भट्ट, विधानसभा नंबर 53 मणिनगर श्री अमूल भाई भट्ट, विधानसभा नंबर 54 दानी लीमड़ा रिजर्व सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए श्री नरेश कुमार शंकरलाल व्यास, विधानसभा नंबर 55 साबरमती डॉक्टर हर्षद भाई रणछोड़ भाई पटेल, विधानसभा नंबर 56 आसारवा, ये रिजर्व सीट है श्रीमती दर्शना बेन वाघेला, विधानसभा नंबर 57 दसकोई श्री बाबू भाई जमुनादास पटेल, विधानसभा नंबर 58 धोलका श्री किरीट सिंह सरदार सिंह डाबी, विधानसभा नंबर 59 धंधुका श्री कालू भाई डाबी, विधानसभा नंबर 108 खंबात श्री महेश भाई कन्हैयालाल रावल, विधानसभा नंबर 109 बोरसद श्री रमन भाई भीकाबाई सोलंकी, विधानसभा नंबर 110 अंकलाव श्री गुलाब सिंह पडियार, विधानसभा नंबर 111 उमरेट श्री गोविंद भाई रायजी भाई परमार, विधानसभा नंबर 112 आनंद श्री योगेश भाई रवजी भाई पटेल, वो बापजी के नाम से पॉपुलर हैं, श्री विधानसभा नंबर 114 सोजित्रा श्री विपुल भाई विनू भाई पटेल, विधानसभा नंबर 115 मातर श्री कल्पेश भाई आशा भाई परमार, विधानसभा नंबर 116 नडियाद श्री पंकज भाई विनू भाई देसाई, विधानसभा नंबर 118 महुदा श्री संजय सिंह विजय सिंह महिड़ा, विधानसभा नंबर 119 ठासरा श्री योगेंद्र सिंह राम सिंह परमार, विधानसभा नंबर 120 कपड़वंज श्री राजेश कुमार मगनबाई झाला, विधानसभा नंबर 121 बालासिनोर श्री मानसिंह कोहियाबाई चौहान, विधानसभा नंबर 122 लूणावाड़ा श्री जिग्नेश कुमार अंबालाल सेवक, विधानसभा नंबर 123 संतरामपुर रिजर्व सीट है श्री कुबेर भाई मनसुख भाई डिंडोर, विधानसभा नंबर 124 शेहरा श्री झीटाबाई घोलाबाई आहिर भरवाड़, विधानसभा नंबर 125
मोरवा हड़प, ये भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है। श्रीमती निमिषाबेन मनहर सिंह सुथार, विधानसभा नंबर 126 गोधरा। श्री चंद्र सिंह कनक सिंह राहुल जी, CK राहुल जी नाम से उनको परिचित हैं, वो विधानसभा नंबर 127 कालोल। श्री फतेह सिंह चौहान, विधानसभा नंबर 128 हालोल। श्री जयद्रथ सिंह जी चंद्र सिंह परमार, विधानसभा नंबर 129 फतेहपुरा, ये भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है। श्री रमेश भाई भूरा भाई कटारा, विधानसभा नंबर 131 लीमखेड़ा, ये भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है। श्री शैलेश भाई सुमन भाई भाबोर, विधानसभा नंबर 132 दाहोद, ये भी रिजर्व सीट है शेड्यूल ट्राइब। श्री कन्हैयालाल बच्चू भाई किशोरी, विधानसभा नंबर 134 देवगढ़ बारिया। श्री बच्चू भाई मगन भाई खाबड़, विधानसभा नंबर 135 सावली। श्री केतन भाई महेंद्र भाई इनामदार, विधानसभा नंबर 136 वाघोड़िया। श्री अश्वनी भाई नटवर भाई पटेल, विधानसभा नंबर 137 छोटा उदयपुर, शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है। श्री राजेंद्र सिंह मोहन सिंह राठवा, विधानसभा नंबर 139 संखेड़ा, ये भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है। श्री अभय सिंह मोती भाई तड़वी, विधानसभा नंबर 140 डबोई। श्री शैलेश भाई कन्हैयालाल मेहता, विधानसभा नंबर 141 वडोदरा शहर, जो रिजर्व सीट शेड्यूल कास्ट के लिए। श्रीमती मनीषा बहन राजीव भाई वकील, विधानसभा नंबर 143 अकोटा। श्री चैतन्य मकरंद भाई देसाई, विधानसभा नंबर 144 रावपुरा। श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला, विधानसभा नंबर 146 श्री चैतन्य प्रताप सिंह झाला, विधानसभा नंबर 147 करजन श्री अक्षय कुमार ईश्वर भाई पटेल। आज कुल 182 विधानसभाओं में से 160 विधानसभाओं की घोषणा करी है। इन 160 विधानसभाओं में 13 शेड्यूल कास्ट, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 महिलाएं, सिटिंग 69 और इसमें युवा, पंचायती राज प्रतिनिधि, प्रशासनिक अनुभव रखने वाले, प्रोफेशनल योग्यता रखने वाले, जैसे 4 डॉक्टर, 4 PhD और उसके अतिरिक्त विभिन्न प्रशासनिक सेवाएं रखने वाले एक पार्टी ने युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के आध्यात्मिक विषयों में सभी वर्गों के जुड़े हुए लोगों को इसमें पूरी तरीके से समायोजित किया गया है। पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी की सेवा करी है, ऐसे प्रमुख नेताओं ने पार्टी को, अध्यक्ष जी को पत्र लिख करके ये सूचित किया है कि वो चुनाव इस बार पार्टी के लिए काम करेंगे, खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, गुजरात सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे श्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा जी, श्री पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री भी श्री RC फल्दू जी, वरिष्ठ मंत्री श्री प्रदीप सिंह जडेजा जी, श्री सौरभ पटेल जी, श्री कौशिक पटेल जी, वो सब लोग संगठन और चुनाव की दृष्टि से इस पूरे चुनाव अभियान में साथ रहेंगे। उन्होंने खुद ने अपनी तरफ से कहा, पत्र लिख करके कहा कि वो स्वयं चुनाव न लड़कर पार्टी संगठन के लिए कार्य करेंगे। चुनाव की दृष्टि से गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण विषयों के लिए भी हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी उपस्थित हैं। मैं उनसे कहूँगा वो भी एक बार विषय, गुजराती विषय में रखें। अभी एक मिनट।